नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में। हूं मानक गुप्ता। दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी जोरों पर है, प्रचार चरम पर है। दूसरे चरण से पहले चरण की बड़ी खबर आपको बता दूं। पहले चरण में जो मतदान हुआ 102 सीटों पर, उससे सभी राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। वोटिंग प्रतिशत कई राज्यों में कम हुआ है, उससे अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या सत्ता विरोधी वोट पड़ा है या फिर सरकार के पक्ष में वोट पड़ा है? क्या लोग सरकार बदलने के लिए घरों से निकले ही नहीं, या फिर बीजेपी का वोटर घर से यह सोचकर नहीं निकला कि सरकार तो अपनी आ ही रही है? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी। सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं, पहले चरण के जो मतदान के फिगर्स आए हैं, उनको देखते हुए सभी राजनीतिक दल बेचैन हो गए हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, 21 राज्यों में जो 102 सीटों पर वोटिंग हुई है, पिछले चुनाव से अगर तुलना करें तो वोटिंग कम हुई है। इन 102 सीटों पर पहले चरण में करीब 68% वोट पड़े हैं। अब सारे राजनीतिक दल यह सोचने पर मजबूर हो गए, यह जो कम वोट हुआ है यह क्या कहता है? क्या इस कम मतदान से हम कोई सबक ले सकते हैं ताकि आने वाले 6 चरणों में अपनी रणनीति में कोई बदलाव कर सके? पहले आपको जल्दी से बिना देरी के पहले चरण के जो वोटिंग के फिगर्स आए हैं वो दिखा देता हूं। आपको खुद समझ में आ जाएगा आखिर राजनीतिक दल परेशान क्यों हैं। जरा सबसे पहले बंगाल देखिए, जहां अच्छी खासी वोटिंग हुई है। हमने कल भी कहा था बंपर वोटिंग है। पिछले चुनाव से तुलना करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। अब ये आइए तमिलनाडु में भी वोटिंग कम है। पिछली बार 72 से ज्यादा थी, इस बार 70 से कम है। मध्य प्रदेश, पिछली बार 71% से ज्यादा वोट पड़े थे, इस बार 67, सिर्फ 67। हालांकि अभी कुछ ही सीटों पर वोट पड़ा है, हो सकता है कि आने वाले सीटों के मतदान में यह आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी वोट कम है। यूपी में आंकड़ा पिछली बार के बराबर ही है, वोटिंग ना ज्यादा बढ़ी है, हल्की सी बढ़ी ही है। महाराष्ट्र में देखिए, लगभग उतना ही वोट पड़ा है जितना पिछली बार पड़ा था, 61% के आसपास। अब इंटरेस्टिंग फिगर है राजस्थान से। राजस्थान में पिछली बार पड़े थे 66% से ज्यादा वोट, इस बार 57%, बहुत कम है। उत्तराखंड में भी काफी कम वोटिंग हुई है, 61% से ज्यादा पिछली बार वोट पड़े थे, इस बार 55% के आसपास है। और बिहार में भी पिछली बार 57% से ऊपर वोट पड़े थे, इस बार जो 4 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़े वो 50% के भी नीचे है। अब ये जो तर्क बार बार दिया जाता है, वोटिंग परसेंट बढ़ने का मतलब होता है सरकार बदलेगी, कम होने का मतलब यह होता है कि सरकार नहीं बदलेगी। जरा आपको यह भी कुछ आंकड़े दिखा देता हूं पिछले कुछ चुनाव के, आपको समझ में आएगा क्या वाकई वोटिंग बढ़ने से सरकार बदलती है। 2004 का आंकड़ा ये देखिए, 58% वोट पड़ा, यूपीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार चली गई, 58%, ठीक है। उसके बाद 2009 में भी लगभग उतना ही वोट पड़ा, यूपीए की सरकार वापस आ गई 2009 में, एनडीए फिर हार गया 58% पर ही। 2014 में जबरदस्त वोटिंग बढ़ी, 8% से ज्यादा वोट बढ़ा, 66, सरकार पलट गई, एनडीए की आ गई। और 2019 में फिर 1.5% वोट बढ़ा और नतीजा सरकार वही रही, सरकार बदली नहीं। यानी कि जरूरी नहीं है अगर वोटिंग बढ़े तो सरकार बदलती है और वोटिंग कम हो तो सरकार नहीं बदलती है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले चरण की 400 पार वाली फिल्म पहले ही दिन फ्लॉप हो गई। तेजस्वी यादव का दावा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और पहले चरण में ही महागठबंधन जीत रहा है। जरा तेजस्वी को सुनिए। जो बीजेपी का सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। क्या वाकई 400 पार वाली फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्लॉप रहा या फिर हिट रहा? कौन जीत रहा है पहला राउंड, थोड़ी देर में उस पर बहस होगी। आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अब दूसरे चरण की जो तैयारी पूरे देश में हो रही है, जरा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। दूसरे चरण में आपको बता दूं, राजस्थान में 13, मध्य प्रदेश में 7, यूपी में 8 और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर वोटिंग है। 26 तारीख को यह वोटिंग होनी है। कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग है, असम में 5, केरल की सारी 20 सीटों पर वोटिंग है, महाराष्ट्र में 8 सीटों पर है और उसके बाद बंगाल 3, फिर मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में
एक एक सीट पर वोट पड़ेगा 26 तारीख को दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण का 19 का रिकॉर्ड जरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस बार किस दल का क्या क्या दांव पर लगा है। 89 सीटों पर वोटिंग है दूसरे चरण में। इसमें से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी, 18 कांग्रेस जीती थी और 18 अन्य दलों को मिली थी। यानी बीजेपी को इन 89 में से 53 सीटें बचानी है और कांग्रेस को बचानी है 18। अब आइए हॉट सीटें। दूसरे चरण में 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की बड़ी परीक्षा है, क्योंकि वायनाड में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। वीआईपी उम्मीदवार दूसरे चरण के ये रहे राहुल गांधी, ओम बिरला, अरुण गोविल। कोटा और मेरठ में भी वोटिंग है। फिर गजेंद्र शेखावत जोधपुर से हैं। फिर इसके अलावा हेमा मालिनी मथुरा, भूपेश बघेल राजनांदगांव। ये कुछ एक उम्मीदवार मैंने आपको बताए दूसरे चरण के, जो हाई प्रोफाइल वीआईपी उम्मीदवार, इन पर सबकी नजरें रहेंगी। अब इनमें दो खास टक्कर ऐसी है जिन पर थोड़ा विस्तार से नजर डालना जरूरी है। पहला वायनाड, जहां राहुल गांधी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केरल के सुरेंद्रन के सामने हैं और सीपीआई की तरफ से एनी राजा। इस टक्कर पर सबकी नजरें, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट में फ्रेंडली फाइट है और बीजेपी ने कसम खाई है अपने प्रदेश अध्यक्ष को वहां से उतारकर कि राहुल गांधी को इस बार वायनाड भी हराना है। पर क्या आसान होगा? वहीं दूसरी तरफ एक और हाई प्रोफाइल सीट केरल में है, तिरुवनंतपुरम, जहां से शशि थरूर इस बार चुनावी मैदान में फिर से हैं। उनके सामने बीजेपी ने उतारा है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को। तिरुवनंतपुरम भी एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की इस लड़ाई की वजह से। जरा ये इसे ठीक कराइए, राजीव चंद्रशेखर है, इनको हटाइए, चेंज करिए जरा। अब तिरुवनंतपुरम तो है ही। अब आपको जरा पिछले चुनाव में इन दो सीटों का नतीजा याद दिला देता हूं। पहले जरा वायनाड का नतीजा देखिए। वायनाड में राहुल गांधी ने पिछला चुनाव जो जीता, बिल्कुल हैंड्स डाउन, बड़े अंतर से जीता, कोई टक्कर ही नहीं थी सामने। राहुल गांधी ने 7 लाख से ज्यादा वोट वायनाड में लिए थे और सीपीआई के पीपी सुनीर 2.25 लाख के आसपास वोट ले पाए। राहुल गांधी जीते 4,31,770 वोटों से। जबकि तिरुवनंतपुरम का जो मुकाबला है वो भी शशि थरूर जीत गए थे। उसके भी आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं। फिर इस बार दूसरे चरण में जो वोटिंग होनी है उनमें इस बार दिल्ली एनसीआर का इलाका है। दिल्ली में वोटिंग नहीं है, एनसीआर का जो इलाका है उसकी सीटें भी हैं। यूपी में जो दूसरे चरण की सीटें हैं उनमें बस आपको बता दूं, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जहां नोएडा आता है, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। ये वो 8 सीटें हैं जो दिल्ली के आसपास एनसीआर में आती हैं। आरएलडी जयंत चौधरी के ये प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। अब जयंत चौधरी आ गए एनडीए में। क्या एनडीए मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन कमजोर होगा? इस पर भी आगे होगी बहस। इधर प्रधानमंत्री ने, अब जबकि वायनाड की राहुल गांधी की परीक्षा सिर पर आ गई है, प्रधानमंत्री ने सीधा हमला राहुल गांधी पर किया और कहा कि शहजादे अमेठी से भागे, अब वायनाड से भी भागेंगे। जरा सुनिए कैसे पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने आए। ऐसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, अब आपकी स्क्रीन पर आज का पहला सवाल यही है, पहला चरण चुनाव का कौन जीता, दूसरे में कौन भारी?
और दूसरा सवाल, आ गई राहुल की परीक्षा, बीजेपी की क्या तैयारी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ